Welcome to TJ classes. Today's topic is atoms and molecules. Atoms and molecules. Today we will learn atoms and molecules class 9th. Class इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा. एक बात बता दूं, केमिस्ट्री में याद रखिएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल. क्लास 9th की केमिस्ट्री में तो स्पेशली इस टॉपिक के बाद ही आपकी मेन कोर्स केमिस्ट्री स्टार्ट होती है. यानी केमिस्ट्री जो क्लास 9th में हम लोग फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, इज मैटर अराउंड अस प्योर और मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो तो बेसिकली मैटर के बारे में बस हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. लेकिन मेन जो केमिस्ट्री स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होती है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल. इसके स्टार्ट होने से पहले तीन हमको केमिस्ट्री में लॉ पढ़ने, तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉ है. एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ, तीन इंपॉर्टेंट लॉ हमको पढ़ना है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ये तीन इंपॉर्टेंट लॉज हमको पढ़ने हैं. लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक्चुअली बेटा केमिस्ट्री है क्या. हम जितनी भी चीजें देखते हैं ना, एक्चुअली हम इसके आगे पढ़ेंगे इसी थ्योरम में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अभी मैं तुम लोगों से कहूं कि ये किसका बना है तो तुम कहोगे सर प्लास्टिक का बना है. और किसका बना है? अरे सर बस प्लास्टिक का ही तो बना है, इससे ज्यादा आप मुझको कुछ नहीं बताओगे. लेकिन डाल्टन था, डाल्टन ऐसे देखता था चीजों को, कहता था नहीं नहीं ये प्लास्टिक जो है ना ये मॉलिक्यूल से बनी है. और मॉलिक्यूल भी किससे बने? एटम से. उस टाइम बताया था डाल्टन ने जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, मतलब माइक्रोस्कोप खोजी ही नहीं की थी, तभी डाल्टन ने बता दिया था. बस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बड़ी खतरनाक ड्रॉबैक थी कि डाल्टन ने कहा था एटम इज इनडिविजिबल. वहीं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल हो जाती है. नहीं तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था क्योंकि इसने वो काम किया था. हम में से हर कोई बच्चा ऐसे देखता और ये सब ये ईंट का बना है, उसको मॉलिक्यूल नहीं दिखता, लेकिन उसका ब्रेन इतना शार्प था, इतनी अच्छे से देखा था कि चीजों को बताता कि नहीं ये सिर्फ लकड़ी मत देखो, ये लकड़ी मॉलिक्यूल की और मॉलिक्यूल फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स के बने हुए हैं. ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं एटम्स का. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में एक चीज याद रखिएगा, दुनिया का हर सब्सटेंस व्हाटएवर यू आर सीइंग, जो आप खाते हो चावल दाल गेहूं नमक, ठीक, जो लकड़ी का देखते हो, घर देखते हो, इंसान देखते हो, अपने आप को भी देखते हो ना, यू आर आल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. यू आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल के बने हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के बने हैं, कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में. हड्डियां नहीं है क्या? सब मॉलिक्यूल के. यानी अब हम मेन कोर्स केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं. याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम. क्या कहलाते हैं? क्योंकि दुनिया का कोई भी एटम बिना इनके बन नहीं सकता. मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एक एटम ऐसा, वो आगे बताएंगे, कि जिसमें प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है. वो कौन सा एटम उसकी बात है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनता है? एटम. और जब एटम्स कंबाइन करते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल से क्या बन जाता है? मैटर. जो चीजें हम देखते हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम खाते हैं, ये सारी चीजें. तो प्लीज नोट डाउन इट कि सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बना? एटम. एटम से क्या बना? मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल से क्या बना? मैटर. एक्चुअली इस पे हम लोग को डिटेल डिस्कशन करना है, पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हमको डिस्कस करने. ओके, सो फर्स्ट हेडिंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के तीन रूल्स हैं. नंबर 1 पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पहले पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो राइट डाउन द हेडिंग लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब यहां देखो, एक चीज याद रखना. एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मेरे पापा ने क्या किया, मकान बनवाया और मिट्टी जब उसकी जो दीवार डालते हैं तो फिर गहरा हो जाता है, तो उसमें मिट्टी डाला, तो मिट्टी तुम्हारे पापा ने ताल से मंगवाई थी ना, ताल से मंगवा के कहां डाल दिया? अपने घर में. तो क्या तुम्हारे पापा ने अर्थ के कहीं ऊपर भेज दिया क्या मिट्टी को? नहीं ना. यानी मिट्टी उसी अर्थ पे है, बस उसका प्लेस चेंज हुआ है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, दुनिया में कोई भी चीज अगर कंजर्व है तो याद रखिएगा दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. यानी दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जो कंजर्व है, ना आप उसको खत्म कर सकते ना ही बना सकते हैं. तो लिखो
according to law of conservation of mass, write down, according to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, mass can neither be created, mass can neither be created nor be destroyed, nor be destroyed, यानी मास को हम ना तो खत्म कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिकॉज इट इज कंजर्व, बिकॉज इट इज कंजर्व. अब एक्चुअली स्टार डाल के लिखो, इट कैन बी चेंज्ड, it can be changed from one form to another form. यानी हम क्या कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन आप ये कहिए कि मास को हम चेंज खत्म कर दें, ये भी पॉसिबल नहीं है, और मास अपने से प्रोड्यूस कर दें, ये भी पॉसिबल नहीं है. Whatever the mass has given in the universe, that should be converted from one form to another form. It tells us law of conservation of mass. अब चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको बेसिकली कहां जाना पड़ेगा, रिएक्शंस में. तो स्टार डाल के लिखिए, पुट डबल स्टार एंड राइट डाउन, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction, sum of mass of reactants, sum of mass of reactants equal to sum of mass of products. याद रहेगा ना, according to law of conservation of mass, sum of mass of reactants must be equal to sum of mass of products. मैं एक इक्वेशन देता हूं बेटा. फॉर एग्जाम्पल, ए रिएक्ट्स विद बी एंड गिव्स द प्रोडक्ट सी एंड डी. तो जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स. फाइनली जो बनता है वो क्या है, प्रोडक्ट. सपोज किया इसका 10 ग्राम इसके 20 ग्राम से रिएक्ट करके, ठीक है ना, सी का बनाता है 14 ग्राम. तो हाउ मच मास डी विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच मास डी विल बी प्रोड्यूस. तो मैथमेटिकली हम सोचेंगे, लेट एक्स, डी का कितना ग्राम फॉर्म होता है, एक्स ग्राम. देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to law of conservation of mass, sum of mass of reactants, that is 10 plus 20, is equal to sum of mass of products, that is 14 plus x. This implies that x equal to, ये हो गया 30 और इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, माइनस 14 कितना आ गया, 16 ग्राम. ओके, सो राइट डाउन, write down a problem which can be asked in the examination. Calcium carbonate, calcium carbonate डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग. डिकम्पोज मतलब क्या होता है, टूट जाता है. राइट डाउन द क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट. And my dear viewers, if you are listening, so first write down whatever I am speaking. Okay, calcium carbonate decomposes on heating to form calcium oxide. Calcium carbonate decomposes on heating to form calcium oxide and carbon dioxide, and carbon dioxide, and carbon dioxide. When 10 gram of calcium carbonate is decomposed, write down the question. When 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, then 5.6 gram of calcium oxide is formed. Then 5.6 gram of calcium oxide is formed. Calculate the, मतलब calculate the carbon dioxide produced. ये तो हो गया. अब इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा बेटा,
टेल मी which law of chemical combination will you use to solve it? क्वेश्चन हो गया ना। अब जरा यहां देखो, अभी रिएक्शन क्या है, पहले तो सॉल्यूशन लिख लिया, अब रिएक्शन देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम इसको हीट करते हैं तो डिकम्पोज किस में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैं सिंबल्स में नहीं, वर्ड्स में जान के लिख रहा हूं ताकि आपको बस पता रहे, ठीक। डाइऑक्साइड, और कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो रहा है, 10 ग्राम, और कितना फॉर्म कर रहा है ये, 5.6 ग्राम। तो हाउ मच मास of carbon dioxide will be formed? Let it form x gram. According to law of conservation of mass, sum of mass of reactants, यहाँ पे reactant सिर्फ एक कंपाउंड है बेटा, 10 equal to sum of mass of product 5.6 plus x. This implies that x equal to, इसको ट्रांसपोज कर दो, 10 minus 5.6 कितना आ जाएगा, 4.4 ग्राम। ओके, which law is used? Law of conservation of mass. तो प्लीज नोट इट, हेडिंग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, पर सबसे ज्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं। पहले ध्यान से सुनिए, मैंने कहा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, H2O क्या है, आप कहां से अपने घर की नल चला दीजिए, टैप से निकालेंगे, पानी चलाएंगे, निकलेगा पानी। आप रिवर से ले लीजिए, आप रेन वाटर ले लीजिए, या आप अपने स्कूल के लेबोरेटरी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के H2O बना लीजिए। इसमें लैब में हर जगह क्या बना है, H2O। जब हम इसके मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे ना, तो मॉलिक्यूल whatever be the molecule, आप देखेंगे कि इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट, कभी बदलेगा नहीं। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब आप किसी इंसान को जला दे दे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। आप अपने घर में मम्मा आपकी क्या जलाती है, एलपीजी, तब भी क्या प्रोड्यूस होती है, CO2। आप कोई कागज जला दे, CO2। हर जगह की CO2 की जब स्टडी करेंगे ना, तो उनके कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल जब उसमें एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो उनके मास रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। तो राइट डाउन द हेडिंग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, elements always combines. My dear viewers, whomsoever is listening, please write down in your notes also. Elements combines in a fixed ratio in a given compound, whatever be the source of the compound, लेकिन कंपाउंड के जो रेशियो है वो कभी चेंज नहीं होंगे। याद देखो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ना कि CO2, आप किसी कागज को बर्न कर दो, ठीक है ना, किसी पेपर को बर्न करेंगे तो भी क्या बनेगी, CO2। हम जाते हैं डिस्क्रिप्शन करने किसी इंसान को, या कोई भी चीज, लकड़ी बर्न कर दे, हम वुड बर्न कर दे तो भी क्या मिलेगा, CO2। LPG जला दे तो भी क्या मिलेगा, CO2। लेकिन इस CO2 में ये कंपाउंड है,
इसमें कौन कौन से एलिमेंट मिले? कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है, मास रेशियो ऑफ C and O, दैट इज C/O इक्वल टू, कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और इसमें कितने ऑक्सीजन के हैं? 2, तो 16 2 32, तो रेशियो क्या? 32। अब बताओ 4 से, पहले इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 4 3 4 8 तो कितना आ गया? 3:8। यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है, ऑलवेज CO2 में क्या मिलेगा? 3:8। अब ऐसी H2O ले लीजिए, H2O में चाहे जिस सोर्स से हम H2O बनाए, चाहे अपने स्कूल के लेबोरेटरी में बनाए, हम समुद्र से पानी ले आए, हम रेन वाटर कलेक्ट कर लें, हर केस में हाइड्रोजन और इसका रेशियो क्या होगा? 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 है, तो क्या होगा? 2:2। ऑक्सीजन का 16, 2 1 2 8 कितना आएगा? 1:8। यानी मास रेशियो ऑलवेज क्या होगा? 1:8। ओके, प्लीज नोट इट। Now we will solve some numerical problems based on law of constant proportion. Okay? Now write down the question. Hydrogen and oxygen combines in the ratio. Hydrogen and oxygen combines in the ratio 1:8. 1:8 by mass to form water. Hydrogen and oxygen combines in the ratio 1:8 by mass to form, किसका फॉर्मेशन करने के लिए? वाटर का, H2O. What mass of oxygen would be required? Write down. What mass of oxygen would be required? What mass of oxygen would be required to react completely? To react completely with 3 gram of hydrogen gas. Hydrogen gas. एक सिंपल सी प्रॉब्लम है ना बेटा, यहां देखिए, सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? सिंस हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो मास रेशियो दिया है वो क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से 1:8। 1:8 है, तो कह रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? तो हाइड्रोजन कितना ग्राम ले रहा है? 3, तो 3:, ऑक्सीजन का सपोज कर लिया क्या मास लगेगा? x इक्वल टू 1:8। फ्रैक्शन में बदलो, 3/x इक्वल टू 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 8 कितना आ गया? 24 ग्राम। दिस शुड बी द आंसर। कुछ है? नोट करो। राइट माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस परसेंटेज कंपोजिशन कैसे पता करते हैं। किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड में अगर एलिमेंट्स दिए हैं तो उनकी परसेंटेज कंपोजिशन कैसे पता करते हैं। एक प्रॉब्लम लिखिए, एक प्रॉब्लम है a 0.24 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरान। कितना है? 0.24 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरान। याद रखिएगा, ऑक्सीजन एंड क्या है? बोरान। यानी वो कंपाउंड किस किस से मिलकर, किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है? जस्ट सी हियर, किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है? ऑक्सीजन एंड बोरान was found by analysis to contain 0.096 ग्राम ऑफ बोरान। इसमें कितना बोरान पाया गया? बोरान पाया गया एनालिसिस के बाद 0.096 ग्राम। एंड ऑक्सीजन कितना पाया गया? ऑक्सीजन पाया गया 0.144 ग्राम। कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय द मास। तो अब आपको परसेंटेज कंपोजिशन बताना। याद रखिएगा बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन बस ऐसे फुलथ्रू क्वेश्चन है, गए नहीं कि घप से आंसर आ जाएगा। करना क्या है? मैंने आपसे कहा कि आपकी मम्मा ने आपको 200 रुपया दिया, आपने 50 रुपया खर्च कर दिया। अब बताइए कितना परसेंट आपने खर्च कर दिया? आपकी मम्मा ने 200 दिया था ना, तो 50 अपॉन टोटल कितना दिया था? 200 इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगा। अब इसमें आप परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करेंगे? इतना ग्राम ऑफ कंपाउंड है ना, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरान इक्वल टू, बोरान का कितना मास है? 0.096 अपॉन टोटल मास कंपाउंड का कितना है? 0.24 इंटू 100 कर दीजिए। अभी किसका परसेंटेज आ जाएगा? बोरान का। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये 9.6 अपॉन 0.24, 100 से फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 960 अपॉन कितना आ जाएगा? 24, 24 चौक का 96, कितना आ गया? 40%।
कितना आ गया 40%। अब ऑक्सीजन, क्योंकि दो ही एलिमेंट से मिलकर बना है, इसीलिए अब आपको ऑक्सीजन का निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज कितना परसेंट होती है 100%। तो आपको बोरान का पता चल गया, देन व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 100 - 40 इक्वल टू कितना परसेंट 60%। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे, आपको लगेगा हो सकता है सर ने ऐसे लिख दिया, नहीं ये इसमें चेक कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। ये देखिए, अगर आप ऐसे फार्मूले से भी निकालते कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, ऑक्सीजन का मास कितना 0.144 अपॉन पूरे कंपाउंड का मास कितना है 0.24 इंटू 100, ये कितना हो गया 14.4 अपॉन 0.24, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए 1440 अपॉन 24। अब इसको कट करिए, 12 बरहियम 120 और 12 बरहियम 144, तो ये हो गया 120 और ये 12 दूनी 24, 2 आया। अब 2 से कट करो इसको तो कितना हो जाएगा 60, यानी कितना आ गया 60%। मैंने आपको वही तो बताया था। अब समझ में आ गया। अगर कोई कंपाउंड दो एलिमेंट का बना होगा तो एक एलिमेंट का परसेंटेज निकालने के बाद 100 से सब्ट्रैक्ट कर देना, दो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, घप से आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी क्या कहती है बेटा? मैंने आपको बताया था ना कि डाल्टन को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। रीजन ये है, मैं आपसे पूछता हूं ना किसकी बनी है, सर प्लास्टिक की बनी है। डाल्टन ऐसे देखता था, ऐसे कहता था ये प्लास्टिक मॉलिक्यूल का बना है और मॉलिक्यूल फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसके बने हैं, एटम के। तो पहली थियरी का पहला पॉइंट था डाल्टन का, राइट डाउन, ऑल मैटर, पहला पॉइंट डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का। दोज हु आर सीइंग द वीडियो प्लीज नोट डाउन व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग ना, यू कैन राइट दैट। पहला लिख लीजिए, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का पहला पॉइंट है ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ very small particles called molecule. All matters are made up of very small particles called molecules. And the next point is, next point, molecules are further made up of very tiny particles, very tiny particles called atoms. क्या कहलाया, एटम्स। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो तीसरा पॉइंट है ना, उसी पॉइंट पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थोड़ा सा फेल होती हुई नजर आ रही है। रीजन क्या है, यहां देखिए, आप लिखिए एटम्स आर, राइट डाउन, एटम्स आर इनडिविजिबल। क्या कहा, इनडिविजिबल, मतलब एटम्स को फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल में तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अब तो हमें पता है ना, अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, हमें पता है, जब हम उसकी देख चेक करते हैं कि नहीं नहीं ये तो फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। ओके, तो दैट वाज द वीक पॉइंट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि एटम्स आर इनडिविजिबल, और ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एटम्स आर कंजर्व्ड। ये बिल्कुल सही था, एटम्स आर कंजर्व्ड। ये कौन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, कंजर्व्ड वर्ड आ गया ना, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एटम्स आर कंजर्व्ड। अगला पॉइंट लिखिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। यानी आप हाइड्रोजन के एटम्स लेंगे तो कितने भी हाइड्रोजन ले लीजिए, सबके सब क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। किसमें किसमें, मास में, रेडियस में, केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट लिखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, इन अ मॉलिक्यूल एटम्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये डाल्टन ने कहा था, और यही तो मैंने पढ़ा है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में, कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहता है कि एलिमेंट्स ऑलवेज किसमें कंबाइन करते हैं, फिक्स्ड रेशियो में। किसमें, फिक्स्ड रेशियो में। एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ओके, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। अब इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विच पॉइंट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो कौन सा पॉइंट है कि एटम्स आर कंजर्व्ड, क्योंकि एटम्स अगर कंजर्व्ड है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
इट मींस इट इज कंजर्व, तो इसका मास भी क्या होगा, कंजर्व। और फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, इट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, एटम जिसको हम लोग पढ़ना चाह रहे थे, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डाल्टन थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और एक जो अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाया है ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले, कि किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड में एलिमेंट्स की परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते, इसको जरूर कर लीजिएगा, आपके फायदे में रहेगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ओके, तो अब हेडिंग है एटम्स। एटम्स की डेफिनेशन यहां देखिए, प्लीज सी हियर एटम्स। एटम क्या है भाई, लिखो, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर that takes part in a chemical reaction, smallest particle of the matter that takes part in a chemical reaction is called atom। यानी एटम से ज्यादा टाइनी पार्टिकल कोई भी होता नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते ना बेटा ब्लॉक्स, अब आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा सेल, सेल के बारे में बायोलॉजी के टीचर ने बताया होगा, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिक मतलब लिविंग्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्या है, सेल्स है। ऐसे जैसे घर बनाते ब्रिक्स बनाते ना, ऐसे एटम्स जो हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल की क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। किसी भी मैटर की क्या बिल्डिंग, यानी एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा, मैटर। ओके, सो अब आ जाते हैं कि एटम्स की साइज वेरी स्मॉल क्या होती है, वेरी स्मॉल, यानी इसकी रेडियस बहुत छोटी होती है। इसीलिए एटम्स की रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर। किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। कितना होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर। प्लीज नोट, क्लियर हो गया, नैनोमीटर। ठीक, नाउ सबसे अच्छी बात याद रखिएगा माय डियर व्यूअर्स, प्लीज नोट इट, हाइड्रोजन इज द प्लीज राइट डाउन, पुट एन स्टार एंड राइट डाउन, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट एटम। हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम, यानी सबसे छोटा एटम किसका है, हाइड्रोजन का। इससे छोटा कोई एटम एग्जिस्ट नहीं करता। प्लीज राइट डाउन। एंड वन थिंग रिमेंबर कि एटम्स इतने छोटे होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आईज, खुली हुई आंखों से देख नहीं सकते। सो पुट डबल स्टार एंड राइट डाउन, atoms are so small that they can't be seen by the naked eyes, खुली हुई आंखों से देख नहीं सकते। They can be seen by the powerful microscopes या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी अगर हमको एटम्स को देखना है तो हम किसकी मदद से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। डाल्टन ने शुरुआत में कहा हाइड्रोजन, क्या बोला, हाइड्रोजन, कहा इसको ऐसे गोला बनाओ, एक डॉट लगा दो, हाइड्रोजन का सिंबल हो गया। फिर कहा कार्बन को एक काम करो, खूब डार्क ब्लैक कलर बना दो। अब बताओ तुम कितने ऐसे हैं, जो पहले वाली बात हो गई कि पहले क्या करते थे, अब तो लोग अगर किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता तो लोग पंडित जी से नाम पूछते हैं, पंडित जी मेरे बच्चे का नाम क्या रखा जाए। पहले ये सब नहीं होता था। पहले जो बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उसका नाम पड़ गया, सोमवार को पैदा हुआ सोमना, मंगलवार को पैदा हुआ मंगरा, बुधवार को पैदा हुआ बुधना। तो मंगलवार, यानी सिर्फ बुधना सोमना मंगना में अगर नाम होते तो यानी पूरे इंडिया में जितने नाम होते सब सोमना मंगना बुधना में होते। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर एक सोमना को पुलिस पकड़ने जाती, सारे सोमना इकट्ठा हो जाते, मैंने नहीं किया। ठीक, तो अब हम स्मार्ट हो गए। तो जो आईपैक नॉमेनक्लेचर के हिसाब से स्टैंडर्ड जो सिंबल्स हैं, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल है कैपिटल H। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल है कैपिटल M स्मॉल g। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है बेटा, कैपिटल A स्मॉल n। प्लीज नोट डाउन, ये तो इनिशियल सिस्टम था और ये आईपैक नॉमेनक्लेचर है। ओके, तो इस तरह से आप पीरियाडिक टेबल एक जाइएगा मार्केट में, 5 रुपए की ले लीजिएगा। हाइड्रोजन से लेके जितने एलिमेंट है सबके सिंबल्स आपको याद होना चाहिए। कोई आपसे पूछे बेरिलियम B, बोरान कैपिटल B, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg। ओके,
सो इस तरह से आपको याद होना चाहिए, प्लीज नोट इट। नाउ वी विल डिस्कस द एटॉमिक मास। एक्चुअली हमने जब सिंबल्स पढ़ लिए, सिंबल्स मैंने आपको फिर बता दिया कि पीरियोडिक टेबल खरीद के जिस सबके सिंबल याद कर डालिएगा, बस एक काम कर लीजिएगा बेटा। कोई कहे हाइड्रोजन, सर कैपिटल एच, कोई कहे एल्युमिनियम, सर एल, सर सोडियम कैपिटल एन स्मॉल ए। ओके, सबके सिंबल्स आपको याद हो जाने चाहिए। सिंबल्स अगर याद हो गए तो अब नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास, मतलब उसका मास कितना होगा, किसी भी एटम का मास कितना होगा। आपको मैं जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर, तब मैं आपको सीधे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लेके चलूंगा। लेकिन अब चूंकि स्टैंडर्ड सीबीएसई का पैटर्न है, सीबीएसई के सिलेबस में है कि पहले आप स्टैंडर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट बताइए बच्चे को, नहीं तो मैं सीधे लिख देता प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया एटॉमिक मास। लेकिन अभी नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि मुझको आपको स्टैंडर्ड वो भी समझाना है, बिकॉज वी हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। किसकी डेफिनेशन देना है? जैसे हम तौलते हैं ना कि एक पार्टिकुलर चीज ले लिए 1 किलो है, अब इसके बराबर अगर 10 बार तौले तो उसको कहेंगे कि वो 10 किलो है। क्यों? क्योंकि वो 1 किलो का कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स ना, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? 10 किलो। तो 1 किलो का अगर कोई 5 टाइम्स है तो 5 किलो। तो ऐसे एक स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा एटम्स का मास डिराइव करने की, वो क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या है? याद रखिएगा, आपके पेपर में एक क्वेश्चन अक्सर आता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 AMU। क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय 1 AMU। तो सबसे पहले एटॉमिक मास बताने से पहले राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू, and my dear viewers please note down whatever I am telling to you, okay? What do you mean by एटॉमिक मास यूनिट? AMU। AMU बहुत इंपॉर्टेंट है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आइए चले, आ जाइए। एटॉमिक मास यूनिट AMU क्या है? राइट डाउन द डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड, डियर व्यूअर्स प्लीज राइट डाउन, इट इज डिफाइंड एज द 1/12 of mass of 1 carbon atom, mass of 1 carbon atom। ध्यान से देखिए, आखिर मैंने कार्बन एटम ही क्यों लिया? 2 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कार्बन और दूसरा क्या है बेटा? हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास एग्जैक्टली कितना होता है? 12 AMU। कितना होता है? 12 AMU। और हाइड्रोजन का एग्जैक्टली कितना होता है? 1 AMU। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर किसी बोरे में गेहूं रखा है और मैं आपको कहूं कि कितना किलो है, तो आप 1 किलो उठाओगे और उसी से उसको कंपेयर करोगे। अगर वो 100 बार आ गया तो आप कहोगे सर 100 किलो है। तो बस यही काम करना है, हम 1 AMU से क्या करेंगे? किसी भी एटम का मास कंपेयर करेंगे। अगर वो उसका 10 टाइम्स है तो 10 AMU होगा, 100 टाइम्स है तो 100 AMU होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए 2 एलिमेंट हमको बड़े इंपॉर्टेंट मिले, एक कार्बन मिला 12 AMU, एक हाइड्रोजन मिला 1 AMU। हाइड्रोजन का मास 1 AMU है। अब मैंने कोई एलिमेंट उठाया, एल्यूमिनियम। क्या उठाया? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन का 13 टाइम्स मिला। कितना टाइम्स मिला? 13 टाइम्स। इसका मतलब एल्यूमिनियम का मास कितना होगा? 13 AMU। कितना हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वो 13 टाइम्स है। अब मैंने 1/12 क्यों लिखा बेटा? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास एग्जैक्टली कितना होता है? 12। अब उसका 1/12 करोगे आप, तो 1/12 करोगे तो ये कितना बचा? 1 AMU ही तो बचा। बोलो, अब तो क्लियर है ना? तो लिखो, राइट डाउन द डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन, दैट इज I dot E dot 1 AMU इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम, तो 1 कार्बन एटम का मास कितना है? 12 AMU। अब इसका 1/12 किया तो कितना आ गया? 1 AMU। यानी ये डेफिनेशन आपको मिल गई एग्जैक्टली 1 AMU के बराबर आ गया, यानी 1 AMU यह है। इसको सिंपली क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ये थोड़ा लंबा है पढ़ने में, इसी को सिंपली लिखते हैं AMU और स्मॉल u। स्मॉल u को रीड करेंगे बेटा यूनिफाइड मास। क्या रीड करेंगे? यूनिफाइड मास। या तो u लिखिए या तो क्या लिखिए? AMU। ओके, तो अब अगर मैं मुझको लिखना है, अब याद रखिएगा सोडियम का कितना होता है? 23 AMU, या शार्ट में क्या लिखेंगे? 23U। ओके, ऐसे मैग्नीशियम का कितना होता है? 24, तो 24U लिखिए या AMU लिखिए, चाहे AMU लिखिए या सिंपली क्या लिखिए? AU।
ओके तो अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया कि एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं। हम 1/12 ऑफ कार्बन से कंपेयर करेंगे या हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करेंगे। जिस भी एलिमेंट का जितना टाइम्स आ जाएगा 1/12 का, वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। अगर मान लिया हमने यूरेनियम को कंपेयर किया, किसको किया, यूरेनियम जो है 92 टाइम्स आया, किसका, हाइड्रोजन का 92 टाइम्स आया, तो इसका मास कितना होगा बेटा, 92 AMU। या अगर इसको 1/12 ऑफ कार्बन एटम से किया और ये भी कितना आया 92 टाइम्स, तो वो भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1/12 करेंगे कार्बन का तो वो 1 MU के क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी तब आपको क्या मिल जाएगी, यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ओके राइट डाउन। नाउ अब सबसे मेजर प्रॉब्लम तुम लोग सोच रहे होगे कि सर MU क्या, हम लोग तो मास किलोग्राम और ग्राम में पढ़ते हैं ना, तो कोई बात नहीं, आओ समझाता हूं ना। लिखो कन्वर्ट, राइट ऑन द क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 AMU इन ग्राम और किलोग्राम। अब तो समझ जाओगे ना 100 किलोग्राम है। चलो आओ देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। सी हियर प्लीज। इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज बेटा, जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, अभी इसी चैप्टर में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट। याद रखना, मोल कॉन्सेप्ट कभी किसी को पढ़ाया ही नहीं, मैंने पढ़ा दिया है। मोल कॉन्सेप्ट जो मुझसे एक बार पढ़ ले वो मास्टर हो जाएगा। आप आइए, अभी मैं आपको समझाता हूं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते कैसे। ओके तो आइए मोल कॉन्सेप्ट पे, बस इतना अभी याद रखिएगा, फिलहाल अभी याद रखिएगा कि 1 AMU इक्वल 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं या कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। सो प्लीज नोट डाउन एवोगैड्रोस नंबर। ओके सो 1 AMU इक्वल टू होगा 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक, तो 1/12 इंटू एक कार्बन 12 एटम का मास, चूंकि पूरे, अगर हम पूरे 1 मोल ले लें तो उसका मास हमको कितना मिलता है, 12 ग्राम। कितना मिलता है, 12। और उसमें 1 मोल है तो एक पार्टिकल का मास कितना हो गया, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो, 6.10 इंटू 10⁻23, ये कट गया। फाइनली कितना आया, 6.02 इंटू 10⁻23। यानी एक AMU में कितना ग्राम होता है, इतना ग्राम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.02, इतना ग्राम हुआ। अब एक काम करिए, इसको 10 कर दीजिए। अगर इसको 10 कर दे तो इंडेक्स रूल में मैंने आपको समझाया था ना, इधर देखिए प्लीज सी हियर। अगर हम ये 10⁻³ है, मैंने इसको कर दिया 10⁻⁻4, तो मैं इसको 10 टाइम्स कर सकता हूं ना, क्योंकि पावर ऐड होगी तो फिर वही तो आएगा 10⁻3। ओके अपॉन 6.02, और इसको 6 से डिवाइड करोगे तो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब क्लियर है मेरे बच्चों, यहां तक क्लियर है? यानी एक AMU में कितने ग्राम होते हैं, 1.67 अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब अगर टीचर ने आपसे पूछ लिया कि एक AMU में कितने किलोग्राम होते, तो आपको सर सिंपल सा है, 1 AMU इक्वल टू आपने लिखा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि सर इसको किलोग्राम में बदलिए। बताइए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ना, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1.67 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में। अब इसको पावर्स में लिखिए तो ये हो गया 1.67 इंटू 10⁻24 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1000, 10⁻3 इतना ग्राम हो गया। अब इसको ऊपर ले जाइए बेटा सॉल्व करने के लिए, 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 10⁻³ हो गया। अब बताओ 1.67 इंटू 10⁻, बेस सेम है, पावर जोड़ लो, -24 प्लस -3, तो -24 प्लस -3 यानी -27, क्या आ गया, किलोग्राम। यानी अब तो मेरे व्यूअर्स को एकदम क्लियर है ना कि एक AMU में इतना ग्राम होता है, तो इतना क्या होता है, किलोग्राम। In the next video, we will discuss how atoms exist. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। फर्स्ट वीडियो बेटा थ्योरेटिकल ज्यादा थी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो तो क्वाइट अट्रैक्टिंग होगी, बहुत मजा आएगा हाउ एटम्स एग्जिस्ट से। ओके सो प्लीज नोट डाउन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।